हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए। ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस में कैसा क्वेश्चन रहता है, किस टाइप से रहता है, यानी कि विज्ञान का ये हम क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ये सेट 4 है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 अगर नहीं देखें आप तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे जा करके आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट से भी आप क्या कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है किस टाइप से आता है और कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है और कौन कौन रहेगा, वो चीज़ इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे डिटेल्स में आपको बता देंगे। अगर ये सेट आप देख लेते हैं, ठीक है, तो फिर एग्ज़ाम में आप 40 में 40 यानी 48 क्वेश्चन पूछता है, 48 में 48 ला सकते हैं। ठीक है, 48 में 48। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ये सेट का बता रहे हैं, 4 का बता रहे हैं। ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 बता चुके हैं, सेट 4 का बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, कहते हैं एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन अगर m जो है ऋणात्मक रहेगा तो उसका अर्थ क्या हो सकता है, यानी प्रतिबिंब कैसा रहेगा, तो प्रतिबिंब आपका कैसा रहेगा, तो उल्टा रहेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी। कहते हैं एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन जो है ऋणात्मक रहेगा। याद में रखिएगा, अगर धनात्मक रहेगा तो कुछ और होगा, ऋणात्मक रहेगा तो इसका प्रतिबिंब का होगा उल्टा रहेगा, अगर धनात्मक रहेगा तो प्रतिबिंब का रहेगा सीधा रहेगा। ठीक है, इस टाइप से रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हो कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है, तो अवतल होता है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है, यानी 2 का आंसर हो जाएगा आपका बी। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह का होता है तो अवतल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसी वह क्या है। ठीक है, जिस तत्व का हम लोग व्यवहार करते हैं क्या चीज़ में, तो विद्युत हीटर में करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी नाइक्रोम करते हैं। ठीक है, उसका तत्व क्या कहते हैं, नाइक्रोम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा होगा था 100 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट से विद्युत क्षेत्र से जोड़ा गया है, तो बोलता है कि बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो धारा बराबर आपको फार्मूला याद रखना है कि क्या होता है, V बाई U, धारा बराबर याद रखना है और उसके बाद क्या करना है, आपको फार्मूला इसका आंसर निकालना है, यानी कि इसका जो आंसर होगा 0.4 एम्पियर होगा। ठीक है, ये हम नॉमरिकल में बता चुके थे, नॉमरिकल का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए ये ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में हम लोग क्लियर करना है तो जल्दी जल्दी याद करना है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखने का। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 2 चालक तार जिनके पदार्थ का होते लंबाई तथा व्यास का होते समान है, तो किसी विद्युत परिपथ से श्रेणी क्रम और पसर्व क्रम में संयोजित किए गए हैं। तो श्रेणी क्रम और पसर्व क्रम के उत्पन्न जो है उसके अनुपात हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसके आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 1:4 हो जाएगा, 1:4 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत फ्यूज जो आधारित है किस पर आधारित है, तो विद्युत फ्यूज जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 6 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में जो है विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है किस में, तो विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है, यानी कि लाल तार में क्या किया जाता है, विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है। ठीक है, किस में, तो विद्युन्मय तार में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 7 का आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा देखेंगे और आपको ये सब क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, कहता है किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में कहते हैं विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, जब बंद कुंडली में किसी चुंबक के अपेक्षित के कारण ये कहता है विद्युत बल उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, यानी कि 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ है मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में 21 में ये सब में पूछ चुका है। ठीक है, अब देखिए ये ज़्यादा चांसेस आपको 22-23 में पूछने का भी। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना कि मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, तो 30,000 ओम रहता है। कितना रहता है, 30,000 ओम है, 20,000 नहीं, 25,000 नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 30,000 ओम। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए किन दिनों
नहीं किया जा सकता है। यानी कि सौर जल जो है, सौर जल उष्मक जो का उपयोग जो हम लोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाला दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बादलों वाला दिन। ज़्यादा ऑप्शन याद नहीं करना हम लोग को, इसलिए हम ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट करंट आंसर बता रहे हैं। ठीक है, बादलों वाले दिनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ कहता है जीव द्रव्यमान। ठीक है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। जीव द्रव्यमान का उदाहरण नहीं बताना है। ठीक है, ऊर्जा स्रोत का। तो इसका आंसर होगा आपका नाभिकीय ऊर्जा होगा। कौन होगा आंसर, नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम नहीं होगा, गोबर गैस नहीं होगा, कोयला भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, कहता है ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित सौर ऊर्जा में निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा को अंत में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा प्राप्त नहीं किया, तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा इसका आंसर। यानी उष्मीय ऊर्जा होगा, या पवन ऊर्जा होगा, या फिर जीव द्रव्यमान ऊर्जा होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग 13 में। कहता है सौर पैनल बनाया जाता है। ठीक है, सौर पैनल हम लोग को बनाया जाता है, ये क्या चीज़ से बनाया जाता है, तो इसके अनेक सौर सेलों के संयोजित करके, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके बनाया जाता है सौर पैनल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखते हैं। 14 में लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो बिना ज्वाला क्यों जलता है, कौन सा पदार्थ, तो कोयला जलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 14 का तो बता दिए। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ कि नीचे दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि FeO3+ का लिखा हुआ 2Al, यानी कि इस टाइप से अभिक्रिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या बोलते हैं, देखिए इसको इसके साथ मिलाएं और एक विस्थापित हो गया, यानी कि Fe को क्या कर दिया, अलग कर दिया। यहाँ पे देखिए अलग कर दिया ना, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि अगर इस टाइप से रहेगा, एकल रहेगा या द्विविस्थापन रहेगा, तो एक ठो अलग हुआ है ना, तो एकल विस्थापन। जैसे में देखिए H2SO4 को अगर हम लोग मिलाते हैं Al के साथ, तो क्या होता है, Al2SO4 बन जाता है और H2 का हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये एक ठो अलग होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगर दो ठो रहेगा तो दो ठो यहाँ पे अलग रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोग को एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, यानी 16 में लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ, यानी 17 में, कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम है। हाइड्रोनियम आयन बताना है, तो ये हाइड्रोनियम आयन कौन हो जाएगा, तो H3O+ होगा, H3O+ होगा, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा, यानी 18 में लिखा हुआ है, किसी विलयन के pH मान 4 है तो वह विलयन क्या होगा, तो वो अम्लीय होगा। जाहिर सी बात है कि pH मान जो है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है तो 0 पे उदासीन हो, 7 रहेगा, जिससे में आप समझना है अच्छे तरीके से। ये pH स्केल है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ, 7 से बढ़ करके ये 8 हो गया, 8 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 10 हो गया, और इधर में आइए तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यानी कि 6 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, +6 हो गया, फिर 5 होगा, यानी कि इधर घटेगा जितना भी है। ठीक है, कितना माइनस में जा सकता है। तो ये देखिए कि 7 पे हम लोग को क्या रहता है, उदासीन रहता है, इधर क्षारीय होता है, इधर क्या होता है, अम्लीय होता है। तो 7 से कम जितना भी होगा क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा। 7 से जितना ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो इसमें क्या कहता है, किसी विलयन का pH मान 4 है, तो 4 है तो विलयन का होगा, तो अम्लीय होगा। सिंपल समझिए कि pH स्केल पर क्या होता है, 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में है, कहता है निम्नांकित में कौन विलयन परबल है। इसमें परबल बताना है, तो बी और सी दोनों होगा, यानी pH 0 ये भी परबल है और ये भी परबल है, क्योंकि pH मान अधिक इसमें। ठीक है, ये चीज़ क्या होगा, यानी इस टाइप से होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा और निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक ये है KCl, ना कि ये आयन उत्पन्न करता है, नहीं तो ये आयन उत्पन्न करता है, और नहीं तो ये आयन उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका KCl, ये आयनिक यौगिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ N2
अणु के बंधन निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितना होता है, यानी कि N2 अणु में भाग लेगा, वो बंधन में क्या होता है निर्माण, यानी भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगा आपका कितना होगा 6 होगा, ना ही तो 2 होगा नहीं तो 4 होगा, कितना होगा आपका आंसर 6 होगा नहीं 8 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं ए और बी परमाणुओं, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ ए और बी परमाणुओं को संयोजित से आयनिक बंधन तब बनता है जब क्या होता है कि ए धातु और बी का होना चाहिए अधातु रहेगा, तभी ना बनेगा। जैसे हम इसको देखिए आयनिक यौगिक, ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 22 का आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हो सीने बार किसका अयस्क है, तो पारा का ये है, ठीक है, किसका है तो पारा का है, तांबा का भी नहीं है और ना ही तो का है सल्फर का है और ना ही तो सिलिकॉन का है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पारा, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा तो पारा हो जाएगा, यानी कि 23 का आंसर होगा पारा। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI है। सीने बार किसका अयस्क है, यानी किसका अयस्क है तो पारा का अयस्क है सीने बार। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में है कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है, इसको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका C20H42 यानी कि 42, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 24 का आंसर होगा डी, ना ये सब नहीं होगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित में कौन योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी एल्किन होगा, ठीक है, क्या होगा एल्किन होगा, यानी कि निम्नलिखित में कौन योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है तो एल्किन करता है, ये याद रखना है। अगर ये याद नहीं रहा है तो आप बहुत ही पछताइएगा। ये मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, और फिर ये एक पारा वाला है, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग कहता है कि निम्नलिखित में किसके जल अपघटन से कहते हैं मीथेन बनता है, किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी Al4C3, इसका सही आंसर होगा Al4C3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या लिखा हुआ था कि निम्न में किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है, तो इसका सही आंसर होगा बी Al4C3, यानी कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखो हरे पौधों में पोषक विधि कहलाती है, तो क्या बोलते हैं सपोषण बोलते हैं, मनुष्य में होता है उसको क्या बोलते हैं परपोषण बोलते हैं, ठीक है। तो हरे पौधे को होते हैं सपोषी है, तो ये सपोषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में कहता है निष्कासित होता है, तो कितना प्रतिशत होता है तो 40% इसका आंसर हो जाएगा, ना तो 20% होगा, नहीं तो 60% होगा और नहीं तो 80% होगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपका बी 40%। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, यानी कि ई बताना है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है किस दिशा में होता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों की ओर, यानी ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। तो ऑप्शन में देखिए ना तो ए सही होगा, कहता है केवल नीचे, ना तो केवल ऊपर होगा, कहाँ होगा ऊपर नीचे दोनों में होगा फ्लोएम में। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में है कि पौधों में पत्तियों तथा फूलों के गिरने और हार्मोन नियमित करता है, तो हार्मोन नियमित क्या करता है तो एब्सिसिक एसिड करता है, कौन करता है एब्सिसिक एसिड, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर के क्या बनती है, तो क्या बनता है बीजावरण बनता है, क्या बनता है बीजावरण, ना तो फूल बनता है और नहीं तो भ्रूण बनता है और नहीं तो बीज बनता है, क्या बनता है तो बीजावरण बनता है, इसका सही आंसर होगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है, प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए बहुत ही साधारण होता है, संयुक्त भी नहीं होता है, ना तो हमारी आंखों की तरह होता है ना तो मेढक की आंखों की तरह होता है, कैसा होता है तो बहुत ही साधारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं मिलती थी, ठीक है, कौन सी गैस नहीं थी ये चीज़ बताना, तो ऑक्सीजन जो है प्राचीन काल में नहीं था, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी प्राचीन काल में पृथ्वी पर जो है कौन सा गैस नहीं था तो ऑक्सीजन नहीं था, इसका सही आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में लिखा हुआ लिंग निर्धारण करने में शुक्राणु या
डिंब में किसकी भूमिका होती है, यानी कि डिंब में किसकी भूमिका होती है शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्राणु की आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। ना तो अंडाणु की होगा, ना ही तो बीजाणु की होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि शुक्राणु की हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हो बड़े बड़े बांधों से होता है। बड़े बड़े बांधों से क्या होता है, तो सूखा होता है, तो सूखा तो नहीं होता है। भूखमरी होता है, नहीं होता है। तो वनों का विकास होता नहीं होता है। तो सिंचाई की व्यवस्था होता है। इसका सही आंसर होगा आपका डी। बड़े बड़े बांधों से क्या होता है, तो सिंचाई की व्यवस्था होती है, ये याद रखिएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है, ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है कि मधुमेह में लाभदायक है। मधुमेह में क्या लाभदायक है, आम खाएंगे तो होगा नहीं, तो जामुन खाने से साधारण हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। तो ये इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि जामुन लाभदायक है मधुमेह में। ना तो इसका आंसर होगा गुलर, नहीं तो बेल होगा। इसका सही आंसर होगा आपका जामुन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन क्या होता है, तो विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है एक कोशिकीय शैवालों में। ठीक है। एक कोशिकीय जितना भी है जीव, उसमें क्या होता है कि विसरण के द्वारा ही परिवहन होता है। चलिए याद रखना ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है एड्रोजेन है। एड्रोजेन क्या है, तो नरलिंग हार्मोन है। क्या है, नरलिंग हार्मोन। स्त्री हार्मोन्स नहीं है, नहीं तो पैराथायराइड है, ठीक है, नहीं तो पाचक रस है। ये कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ए आंसर होगा नरलिंग हार्मोन, यानी 38 का आंसर होगा ए। एड्रोजेन है नरलिंग हार्मोन। ये भी क्वेश्चन याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ कि मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ा, यानी कि 46 ठो रहता है, यानी कि हम लोग 23 जोड़ा बोलते हैं उसको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। नहीं याद रखिएगा तो एग्जाम में दिक्कत कर सकता है आपके साथ। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग, 40 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ कि किस वृक्ष के पुष्प को दूध के साथ लेने से कहते हैं स्तंभ एवं कान की शक्ति में वृद्धि आती है। यानी कि कौन ऐसा वृक्ष है जिसको हम लोग क्या करते हैं, दूध के साथ उसको लेते हैं, यानी उपयोग करते हैं, तो क्या होता है कि कान एवं स्तंभ को होते शक्ति वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी आम को लेने से होता है। आम को उपयोग कीजिएगा दूध के साथ, तो ऐसा चीज़ होता है, स्तंभ बढ़ेगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं। मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी। इसका सही आंसर होगा डी, यानी बी नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में मेंडलीफ ने किए थे ये। ठीक है, आवर्त नियम दिए थे। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो दायां ओर रखा गया है उस तत्व का कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अधातु कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अधातु कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हो किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध की कहती है थक्का सा जमा होता है। ठीक है, जम जाता है। तो ये किसके कारण होता है, तो रेनिन के कारण ही होता है। किसके कारण प्रभाव से होता है, तो रेनिन के प्रभाव से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवहन जंतुओं में कैसा होता है, तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, लैक्टिक अम्ल के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ए, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है हृदय के वेश्मों का शीतलन क्या कहलाता है, तो डायस्टॉल कहलाता है। शीतलन जो होता है डायस्टॉल कहलाता है, और संकुचन जो होता है वो सिस्टॉल कहलाता है। संकुचन कहलाएगा सिस्टॉल, और शीतलन क्या कहलाता है, तो डायस्टॉल, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। शीतलन अगर रहेगा तो डायस्टॉल में टिक लगाना है, संकुचन रहेगा तो सिस्टॉल में टिक लगाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि डायस्टॉल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है किस ग्रंथि के कारण त्वचा का एक उत्सर्जी अंग है। किस ग्रंथि के कारण एक त्वचा एक होता है उत्सर्जी अंग कहलाता है, तो ये सफेद ग्रंथि हो जाएगा इसका आंसर। ना तो सलेस्मा होगा, नहीं तो दुग्ध होगा, ना तो स्नेह होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सफेद। ठीक है, सफेद हो जाएगा, इस ग्रंथि के कारण होता है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि कौन सा कहता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ना कि एड्रिनल ग्रंथि को, नहीं तो पैराथाइड ग्रंथि को, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि को। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं
कौन द्विलिंगी जंतु है? द्विलिंगी जंतु बताना इसमें। द्विलिंगी जंतु कौन है? तो इनमें से सभी होगा। हाइड्रा भी होगा, फीता कृमि भी होगा, फिर केंचुआ भी होगा। यानी कि ये सब जितना भी है द्विलिंगी जंतु है। ये चीज़ को ध्यान में रखना, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, इनमें से सभी ठीक लगाना है। ये क्वेश्चन 48 है, इसमें से जरूर 30 न 30 आ ही जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में जरूर रखना है और याद जरूर कर लेना है। ठीक है, और ये चीज़ अगर याद नहीं रखिएगा तो आप बहुत ही पछताइएगा। अब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। देखिए इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो आपको बनता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ऐसा वीडियो का हो जाए कि वो भी सीख ले और वो भी पास हो जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच।